तू गेलाच नाही की तू आला परत? नाही नाही, जस्ट 2 मिनिट आधी मी जॉईन केलं. हा. 2 मिनिट आधी मी जॉईन केलं, मला वाटलं याल थोडं वेळ, मग मी तसंच ठेवलं हाउ बघ. डिड यू नो कि किसी का मैसेज आया क्या? नाही नाही. अच्छा. नाही, मेसेज नाही आला आत्ता, ओमकारचा मिस कॉल. अरे नहीं ऐकू येतं, थांब. ये टीवी ऑन करना शुभम, तो गेम चालू कर दिया. हमने लड़के एकदम अपॉर्चुनिस्ट है, हाँ? जैसे टाइम मिला ना अपन एक पबजी खेल लेते. पबजी या जो भी कौन सा है वो, कॉल ऑफ ड्यूटी, सीओडी. यूटिलाइज करते हैं अपना टाइम. सीओडी का क्या यूटिलाइज करते, मैं बोला अपने लड़के अपॉर्चुनिस्ट है, जब भी थोड़ा सा भी टाइम मिला लेट्स हैव अ गेम ऑफ सीओडी या फिर कॉल ये पबजी. स्क्रीन दिसतंय ना तनिष? हो. ओके. चलो ए, गेम ये करो. काय रे? आज काय झालं? आज जरा तो एक्स्ट्रा नाही आहे. तो दिसला नाही. Sorry. Okay. So let's begin. You have a concept known as underwriters. ते काढू दे ना. बस, save it for later. सुनो अभी. You have a concept known as underwriter. As you guys have pointed out, होता क्या है मालूम है? इन एनी इनिशियल पब्लिक ऑफर सेबी ने क्या बोला है? अगर तुम लोगों को लोगों के पास जाना है, गोइंग टू पीपल टू कलेक्ट मनी, विच मीन्स योर कंपनी शुड बी एज पॉपुलर एंड ट्रस्टवर्दी. पॉपुलर मतलब पैसा क्यों देगा? तुम किसी को ट्रस्ट करते हो तो ही पैसा दोगे ना. सो योर कंपनी शुड बी ट्रस्टवर्दी. ठीक है. तो इसीलिए इफ यू आर डूइंग एन इनिशियल पब्लिक ऑफर, मेक श्योर दैट पीपल आर अवेयर अबाउट यू एंड देन पीपल आर रेडी टू गिव यू मनी. और जनरली नया नया कंपनी स्टार्ट होता है तो योर थॉट प्रोसेस शुड बी 4-5 साल तक एक कंपनी में इन्वेस्ट करके रखना, मेरे को तब तक पैसा बनेगा ही नहीं. दैट्स हाउ बिजनेस इज वर्क. ठीक है. तो ऐसे शेयर होल्डर्स को तुम लोगों को पूरे इंडिया से जमा करना है, राइट? दैट इज द पर्पस. सेबी का रोल क्या है पता है पूरे इस सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस में? कि नो वेयर शुड एनी कंपनी बी एबल टू चीट द शेयर होल्डर. ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए. इसलिए उन्होंने क्या रूल बनाया है कि तुम लोग को इनिशियल पब्लिक ऑफर करना है ना, पैसा फंडिंग जमा करना है ना, मेक श्योर करो कि तुम्हारी कंपनी इतना पॉपुलर है कि 90% तो तुम्हारा सब्सक्रिप्शन आ पाए. अगर तुम 90% या उससे कम, या उस इफ यू आर नॉट इवन मैनेजिंग 90%, विच मीन्स यू आर नॉट एज पॉपुलर, विच मीन्स यू आर नॉट सपोज टू बी लिस्टेड और गोइंग पब्लिक. क्योंकि अभी तक तुम्हारे बारे में लोगों को पता नहीं और तुम पे ट्रस्ट नहीं है. ठीक है. दिस कुड बी द आइडिया व्हाई द 90% रूल केम अप. समझा सबको? द पॉइंट इज, एक इनिशियल पब्लिक ऑफर कंपनी के लिए बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा. एज गुड एज कंपनी स्टार्ट होने जैसा. राइट. तो रीस्टार्ट होता है. पहले तुमने, फाउंडर्स ने छोटे लेवल पे स्टार्ट किया, बिजनेस बड़ा किया, बड़ा किया. नाउ एक लेवल तक बढ़ गया, अब हमसे नहीं हो पा रहा है. जितना कैपिटल है उससे ये ग्रो नहीं होएगा. अब आई नीड मोर कैपिटल नेक्स्ट लेवल पे जाने का मेरे को. समझ में आया? सो इस वजह से आई एम स्टेपिंग इन टू अ न्यू लेवल एंड इट इज लाइक अ रीबर्थ ऑफ द कंपनी. So it is a big event for the company, and hence the company does not want this IPO to go failure. समझा क्या बोल रहा हूँ? आईपीओ फेल नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए बाकी सब, क्योंकि इतना फॉर्मेलिटीज रहता है व्हेन यू ग्रो अप, व्हेन यू क्वालिफाई एंड गो इनटू अ कंप्लायंस. और लकीली तुम लोगों का अगर आईपीओ आया, बस तुम्हारा बहुत हालत खराब होने वाला है. तुम्हारे वजह से ही, मतलब तुम
कंप्लायंस डिपार्टमेंट एंड लॉ लीगल डिपार्टमेंट को ही सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है। ऑफ कोर्स अकाउंटिंग वाले रहते ही है अपना बैलेंस शीट और देते वक्त, लेकिन यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ फॉर्मेलिटी वर्क, पेपर वर्क बोल लो, लीगल कंप्लायंस बोल लो, जो बोलना है बोल लो, टू एक्चुअली मेक दैट आईपीओ अ सक्सेस। प्रोसेस ही उतना लंबा है। तो इतना मेहनत करने के बाद ये 90% की वजह से मेरे को आईपीओ फेलियर नहीं चाहिए। समझा? इसके लिए कंपनी एजेंट्स अपॉइंट करते हैं कि उनका काम ही ये है कि अगर तुम्हारा आईपीओ में सब्सक्रिप्शन लेस देन 90% आया, और कोई भी कुछ भी लेस देन 100% आया टू बी ऑनेस्ट, और कहीं कुछ शॉर्ट फॉल पड़ रहा है टूवर्ड्स परचेजिंग ऑफ शेयर्स, then these agents known as underwriters will buy the shortfall amount to make the subscription as 100%। सबको समझ में आया? द पर्पस ऑफ एन अंडरराइटर इज लाइक एन इंश्योरेंस टू द कंपनी कि बॉस अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं होगा। ना व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन? कि अगर 100 शेयर्स इशू किए हैं, अगर सपोज एप्लीकेशन रिसीव फॉर 90 शेयर्स, 95 शेयर्स, 85 शेयर्स, एनी नंबर ऑफ शेयर्स लेस देन 100, तो तुम्हारा सब्सक्रिप्शन इज सेट टू बी अंडर सब्सक्राइब। हम लोगों ने एक चैप्टर के इशू ऑफ शेयर्स, उसमें हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन रहता था। मतलब 100 शेयर्स अगर इशू किया तो 105, 110 ऐसा एप्लीकेशन रहता था। नहीं तो 100% सब्सक्रिप्शन रहता था कि 100 शेयर्स इशू किए तो 100 एप्लीकेशन है। बट आई नेवर हैव बीन एनकाउंटर्ड अंडर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि काइंड ऑफ अलाउड ही नहीं है। अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो अंडर राइटर्स अप्लाई कर देंगे, हो गया 100% सब्सक्रिप्शन। कुछ समझ में आया? सो दिस इज द पर्पस ऑफ एन अंडरराइटर। ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट अंडरराइटर्स। ओके, इस चैप्टर में हमको क्या करना है? सबसे पहला समझना है कि अंडरराइटर है ना एक नहीं होता। कंपनी का आईपीओ का साइज है ना बहुत ह्यूज होता है, मल्टी मिलियन क्रोर्स। ठीक है, इतना बड़ा नंबर, मल्टीपल करोड़ रुपीस एक आदमी के पास होता, तो क्या वो अंडरराइटर बनता? वो अपना बिजनेस चला के खुद नहीं बिजनेसमैन बन जाता? ये सर ना, होता क्या पता है? अंडर राइटर्स इतने बड़े सब्सक्रिप्शन का रिस्क नहीं ले सकते कि हाँ भाई 100 करोड़ का आईपीओ है, एक अंडर राइटर पॉइंट क्या कुछ भी कम पड़ा तो तेरे को लेना है। तो कुछ भी कम पड़ा मतलब अगर सपोज सिर्फ 10 करोड़ रुपया है, तो 900 सॉरी 90 करोड़ रुपीस भाई साहब को लेना पड़ेगा। 100 करोड़ बोला ना मैंने? 90 करोड़ रुपीस अगर मैं आईपीओ में डालने जाए पैसा मेरे पास होता, तो मैं खुद का ही एक आईपीओ चालू कर देता, खुद का ही बड़ा कंपनी चालू कर देता, राइट? सो इसीलिए ना इतना बड़ा लायबिलिटी का ताकत नहीं रहता किसी अंडरराइटर के पास। तो अंडरराइटिंग का जो क्या बोल सकते हैं लायबिलिटी है ना, वो शेयर होता है बिटवीन 2, 3 और 4 अंडरराइटर्स। समझ में आया? तो 100 करोड़ का अगर आईपीओ का सब्सक्रिप्शन है, यू विल हैव 4 अंडरराइटर्स A B C D। चल भाई सब इक्वली बांट लो अपना लायबिलिटी, तो सबका 25 करोड़ का लायबिलिटी। ठीक है? सो व्हाट द प्रोसेस डज इज, कंपनी के लिए एक इंश्योरेंस आ गया कि कुछ भी अंडर सब्सक्रिप्शन आया ये लोग आके उठा लेंगे शेयर्स। दैट इज वन। वाई वुड अंडरराइटर टेकअप लाइक दिस? ऐसा इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? क्योंकि अंडरराइटर्स को पता है कि ये वाला जो मैं, उनका लायबिलिटी कब आता है ये सुनो। अंडरराइटर का लायबिलिटी कब आएगा? जब शॉर्टफॉल रहेगा, अंडर सब्सक्रिप्शन आएगा तभी। व्हाट इफ 100 करोड़ का क्या बोल सकते हैं आईपीओ का साइज है, एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर 110 करोड़, ऐसे टाइम पे अंडरराइटर को कुछ एक्शन लेने का जरूरत है नहीं। कोई लाइबिलिटी नहीं है, कुछ लेने की जरूरत नहीं। एंड उसके बदले में क्या मिलेगा? सिर्फ ये रिस्क लेने का, सिर्फ ये इंश्योरेंस करने का उनको कमीशन मिलेगा। आया सबको समझ में? तो इसीलिए अंडरराइटर विल बी कीन और विल बी विलिंग कि हाँ भाई चल इसका इसका मैं अंडरराइटिंग कर लेता हूँ। समझा मैं क्या बोलूं? अगर समझा है तो सोचो, तुम लोग सब अंडरराइटर्स हो, ठीक है सब लोग। मैंने आईपीओ निकाला, मैंने तुम लोग सबको अंडरराइटर्स अपॉइंट किया, इक्वल लायबिलिटी सब लोग जितना लोग है, अगर सपोज 100 करोड़ का आईपीओ मैंने निकाला, डिवाइड बाय कितना है, 4 और 4 8 5, अज्यूमिंग 12 लोग हैं हम लोग, राइट? तो 13 लोग हैं, तो डिवाइड बाय 13 सबका लायबिलिटी आ गया जो भी है। तुम्हारे एंड से क्या तुम मेक श्योर करोगे कि बॉस इस कंपनी में निखिल लिमिटेड में मैक्सिमम लोग अप्लाई करने चाहिए? क्या तुम मेक श्योर करोगे? सवाल समझा? वापस, तुम लोग सब अंडरराइटर्स हो,
तुम लोग तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है? अगर शॉर्टफॉल हुआ तो तुम लोग एक्शन लोगे, यस और नो? तो एज अंडरराइटर्स, बाय डिफॉल्ट, क्या तुम ये मेक श्योर करोगे कि शॉर्टफॉल नहीं होना चाहिए, कि तुम लोग छोड़ दोगे जाने तो शॉर्टफॉल हुआ तो चलेगा? ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी? ऑप्शन है ना। यू विल मेक श्योर ना कि बाबा शॉर्टफॉल नहीं होना चाहिए। इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? एग्जैक्टली exactly, तुम लोग को पैसा तो मिलने वाला है कमीशन, वो चाहे तुम अप्लाई करो चाहे ना करो, लेकिन तुम्हें अप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और फोकट में कमीशन मिल जाएगा। यस और नो? अब हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, ये पुराने जमाने का टाइम है। आज के जमाने में तो सब आईपीएस है, फटाफट फटाफट टीवी पे दिखते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं, सब लोग को मालूम है, एंड अप्लाई करना बहुत सिंपल है। लेकिन पुराने जमाने में ये प्रोसेस, जब पेपर वर्क था ना, तब थोड़ा लंबा प्रोसेस था, तो लोग इसमें पढ़ते नहीं थे। बहुत कम लोग पढ़ते थे, फिर उनको भी बहुत बड़ा प्रोसीजर रहता था, तो अंडर लोग है ना, ये प्रोसीजर में हेल्प करते थे। मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ कैसे अप्लाई करना है। पूरा प्रोसीजर में हेल्प करके एप्लीकेशन फॉर्म फिजिकल भेजा जाता था कंपनी को। ठीक है, और अपन ने इश्यू ऑफ शेयर्स के टाइम पढ़ा था, चेक भी भेजा था टेबल मार के, ऐसा ना। ये पूरे प्रोसेस में अंडरराइटर हेल्प करता था। और अंडरराइटर है ना, वो एप्लीकेशन फॉर्म पे एक स्टैम्प मार के देता था, या फिर एक लेटर बना के देता था कि ये जो एबीसी है ना, जिसका तेरे को चेक आया है, किसको भेजते थे अपन? कंपनी को। तो मेरे को जब ऐसे एक लेटर मिलेगा ना, वैसे ओपन करूंगा, किससे है? अच्छा, ये एबीसी लिमिटेड से है, एबीसी करके एक शेयर होल्डर से है। नीचे ऐसा टर्न करूंगा तो कवर पे जाएगा कि ये है ना, अपना आर्यन नाम के अंडरराइटर से है। समझ में आया? तो मेरे को मालूम पड़ेगा, अच्छा ये लगता है आर्यन ने भेजा है। ठीक है, तो होगा क्या मालूम है? इस वजह से मैं आर्यन का जो कैलकुलेशन है उसमें ये नंबर ऑफ शेयर्स माइनस कर दूंगा, कि इतना शेयर्स आर्यन को लेने का जरूरत नहीं है। लॉजिकली बराबर है। सबको, सब लोगों को आया 1000 1000 शेयर्स। एक जन ने बोला 100 शेयर्स मैंने दिया, 200 शेयर्स मैंने दिया। तो जो भी लायबिलिटी रहेगा ना फाइनल, उसमें से ये माइनस करने का, क्यों मालूम है? तुम लोगों ने अपना काम कर दिया है। तुम लोग समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ? सो द पॉइंट इज, एट द कंपनीज एंड, कंपनी के एंड पे, कंपनी को पता रहना चाहिए कि ये जो एप्लीकेशन आया है, ये किसी अंडरराइटर ने भिजवाया है कि ऑन हिज ओन आया है। तो ऐसे प्रोसेस में, ऐसे सॉल्व करते टाइम, कंपनी ने एप्लीकेशंस को दो कैटेगरी में डाल दिया। एक होता है मार्क्ड एप्लीकेशंस। क्या होता है? MARKED, मार्क। जिस एप्लीकेशन पे अंडरराइटर का स्टैम्प, सिंबल, लेटर हेड या कुछ रहेगा ना, उसको बोलते हैं मार्किंग। कि कंपनी को बताने के लिए, ये ना मैंने भेजा है, तो मेरे लायबिलिटी से कम कर देना। दिस इज नोन एज मार्क्ड एप्लीकेशन। सुना सब लोगों ने? एंड ऑब्वियसली जो अदर होगा उसको बोलेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। क्या बोलेंगे? ये अनमार्क्ड एप्लीकेशंस का मतलब क्या है? ये किसी अंडरराइटर ने नहीं भेजा है। ठीक है, ये शेयर होल्डर्स का खुद का नॉलेज है, या किसी बैंक ने उनको बोला, वट एवर, या कंपनी ने प्रचार किया, वट एवर। अच्छा, हो ना हो, एक चीज याद रखो, सपोज टोटल शेयर्स टू गिव इज 100, टोटल शेयर्स, अनमार्क्ड एप्लीकेशन 30 आया, ठीक है, 70 अभी भी पेंडिंग है, एंड हमने मार्क करके भेजा और 40 भेजा। समझ में आया? तो 70 में से 40 गया, 30 पेंडिंग है। इज दिस अंडरस्टूड? दिस इज शॉर्टफॉल। नाउ, बिलीव इट और नॉट, एप्लीकेशन चाहे मार्क्ड हो, ये अनमार्क्ड है बाय द वे, एप्लीकेशन चाहे मार्क्ड हो चाहे अनमार्क्ड हो, इन एप्लीकेशंस की वजह से अंडरराइटर को जो पेमेंट करना है या पैसे शेयर्स लेना है ना, वो डेफिनेटली कम हो जाता है। नहीं समझा? वापस बोलता हूँ, टोटल 100 शेयर्स है, सपोज किसी ने नहीं लिया, तो पूरा 100 अंडरराइटर लेगा, यस और नो? वापस बोलू, सपोज 100 शेयर्स है कंपनी के पास, एक आदमी नहीं आया लेने के लिए, तो पूरा का पूरा 100 शेयर्स कौन लेगा? अंडरराइटर। सपोज 30 लोगों ने शेयर्स अप्लाई किया, कितना शॉर्टफॉल है? 70, कौन लेगा? अंडरराइटर। सपोज 30 नहीं, 70 लोगों ने अप्लाई किया, शॉर्टफॉल कितना है? 30, कौन लेगा? अंडरराइटर। तो जो भी एप्लीकेशन कंपनी को मिलता है ना, इधर अंडरराइटर का लायबिलिटी कम 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 होता जाता है। समझ में आया? तो हमारा काम क्या है? हम इस अंडरराइटर का लायबिलिटी फाइंड आउट करने वाले हैं इस चैप्टर में, बाय डूइंग अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। एक टेबल बनाएंगे, उसमें से कुछ प्लस माइनस करेंगे, और फाइंड आउट करेंगे कि सपोज ABCD, ओरिजिनल एग्जांपल में 25-25 करोड़ का ABCD एग्जांपल है, ठीक है, 25 करोड़ ईच, ठीक है, 100 करोड़ का IPO, और सपोज एप्लीकेशन आया 95 करोड़ का, तो शॉर्टफॉल कितना हो बोलो? 5 CR।
ये 5 CR का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा सर? बताओ, ए में कितना, बी कितना, सी कितना, डी कितना? इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना ही हमारा चैप्टर है, समझा? तो उसमें कुछ पैरामीटर्स रहेंगे कि मार्क कितना आया, अनमार्क कितना आया, एंड उस हिसाब से हम लोग उसको कुछ कैलकुलेशन करेंगे और ABCD का लायबिलिटी लेके आएंगे। दिस इज द चैप्टर का पर्पस, अंडर राइटर्स लायबिलिटी। आर वी क्लियर? आपने बोला 90% आना है, यहाँ पे 95% तो फिर अंडररेटेड क्यों अवॉइड करना है? तो 95% हुआ बाद में। IPO 100% सक्सेस ही है। 90% क्या तो होता क्या पता है? प्रमोटर्स अपना शेयर्स लेते हैं। IPO तो 100% होना ही चाहिए। अभी अगर IPO है, 50% ही IPO का पैसा है, प्रमोटर बोला मैं पैसा डाल के तो काहे का IPO? अ पब्लिक कंपनी शुड एक्चुअली बी अ पब्लिक कंपनी, जिसमें ज्यादा स्टेक पब्लिक का हो। तो उन लोगों को ये ऐसा ये रखना है कि 90% का तुमको मिलना चाहिए, विच मीन्स योर कंपनी ट्रस्टवर्दी पॉपुलर। तू आने के पहले मैंने वही बोला कि क्यों ऐसा क्लॉज आया रहेगा। आई एम जस्ट थिंकिंग, क्यों कंपनी ने 90% डाला रहेगा? क्योंकि अगर एक कंपनी पॉपुलर है, ट्रस्ट एनेबल किया है अगर लोगों में, तो लोग उसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। और अगर लोग इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहेंगे तो 90% तो मिलना ही चाहिए बॉस। तो बचा हुआ 10% में छोड़ नहीं देंगे। IPO को अकाउंटिंग वाइज प्रॉपर करना है तो 100% सब्सक्रिप्शन आना ही चाहिए। तो ये शॉर्टफॉल यूजुअली प्रमोटर्स ले लेते हैं। लेकिन जब मैं अंडरराइटर अपॉइंट कर ही रहा हूं, तो मैं क्या बोलूं? प्रमोटर में ही ओनर ही होता है जनरली। तो मैं क्यों लूं? वो लेगा, और उसको अगर बेचना है वो बेच देगा मार्केट में। आया समझ में? दिस इज वाई इधर इस एग्जांपल पे भले 95% हो, पर फिर भी शॉर्टफॉल हैज टू बी मेड गुड। शॉर्टफॉल हैज टू बी टेकन अप बाय समवन। आया सबको समझ में? उसका वैलिड डाउट यही था कि 90% का कैप है, 95 है तो क्यों अंडरराइटर? अंडरराइटर तो बस रह गई। एंड सेकेंडली 90% का तो कैप ओवरऑल पहले ही मालूम है। इशू करते टाइम थोड़ी मालूम है 90 होएगा, 85% होएगा कि 110% होएगा। तो हम तो सेफ्टी साइड पे अंडरराइटर अपॉइंट करके रखेंगे। आया सबको समझ में? इज इज अंडरस्टूड? सो दिस इज अवर चैप्टर। नाउ देर आर सर्टन टर्मिनोलॉजीज विच वी नीड टू डिस्कस। एक होता है मार्क्ड एप्लीकेशन, दूसरा होता है अनमार्क्ड एप्लीकेशन, एक होता है ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो का मतलब होता है व्हाट इज द ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर, 1 2 3 4 आपस में। तो मैंने तुम लोग को बोला था जब ये 100 करोड़ का IPO आया और ये जो लिखा ना मैं 25 करोड़ ईच, तो योर ग्रॉस लायबिलिटी इज 1:1:1:1:1। समझा? सबका इक्वल, 1/4 1/4 1/4 1/4। सुना? जो रेशियो में ओवरऑल सब्सक्रिप्शन को हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। सबको समझ में आया? तो हमारा काम क्या है? हम लोग को एक दिया रहेगा कि दिस इज द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एन इश्यू। ओके, सबसे पहला दिया रहेगा अंडरराइटर्स कौन कौन है, ABCD। उसके बाद उनका दिया रहेगा ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। हम लोग ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद दिया रहेगा इतना एप्लीकेशंस आया, उसमें से मार्क्ड इतना है, अनमार्क्ड इतना है, वो दोनों माइनस करेंगे। उसके बाद जो फाइनल आंसर आता है वो फाइनल आंसर विल बी योर लायबिलिटी। आर वी क्लियर? ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम में शायद जर्नल एंट्रीज आ सकता है इन योर पेपर, इन योर क्वेश्चंस। तो जर्नल एंट्री का तीन ही ट्रांजैक्शन होता है। आई टेल यू द ट्रांजैक्शंस। ए, अगर अंडरराइटर का लायबिलिटी आया, अगर अंडरराइटर का लायबिलिटी आया तो उसको हमसे शेयर्स खरीदना पड़ेगा। यस और नो? तो वी विल इशू शेयर्स टू द अंडरराइटर। दैट इज ट्रांजैक्शन नंबर वन। कंपनी विल इशू शेयर्स टू अंडरराइटर। दैट इज ट्रांजैक्शन नंबर वन। सुना? एंट्री वन में डिस्कस करते हैं। सो द ट्रांजैक्शन नंबर वन इज कंपनी विल इशू शेयर्स टू द अंडरराइटर। ओके। ट्रांजैक्शन नंबर टू, अंडरराइटर को लायबिलिटी चाहे आए चाहे ना आए, वो ये क्यों कर रहा है? वाई इज ही एंटरिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट? कमीशन के लिए। परफेक्ट। तो कमीशन का एक एंट्री तो बुक करना बनता है कि नहीं? तो कंपनी विल बुक एन एंट्री फॉर अंडर राइटिंग कमीशन, कि ये कमीशन इतना अमाउंट का इसको पेएबल है। सुना? सो पहला एंट्री वॉज इश्यू ऑफ शेयर्स इफ रिक्वायर्ड, सेकेंड एंट्री इज अंडर राइटिंग कमीशन।
अब थर्ड एंट्री, फाइनल सेटलमेंट। थर्ड एंट्री इज फॉर फाइनल सेटलमेंट। मेरे को एक बात बताओ, यू गाइस हैव टू पे मी 10,000 रुपीज टूवर्ड्स शेयर्स, आई हैव टू पे यू 1,000 टूवर्ड्स कमीशन। क्या करे, पहले तुम 10,000 का जीपे करो, फिर मैं तुमको 1,000 का जीपे करूंगा। ऐसा करें कि सर क्या क्या लेना देना चले, ये लो 9,000 खत्म करो। ऑप्शन वन के ऑप्शन टू? ऑप्शन टू ही करेंगे ना, अभी जीपे आ गया इसलिए। सपोज पुराना जमाना होता, पहले तुम मेरे को चेक देते, वो 2-3 दिन बाद क्लियर होता, फिर मैं तुमको चेक देता, वो 2-3 दिन बाद क्लियर होता, तो तुम लोग 7-8 दिन 8,000 9,000 रुपए के लिए हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। उससे अच्छा क्या करते हैं सर, नेट कितना हो रहा है, मैं आपको ही चेक दे देता हूं, खत्म करते हैं ना, क्या ये सब चल रहा है? यस और नो? सो दिस इज नोन एज सेटलमेंट। आया समझ में? इसका एक एंट्री आएगा, इसका एंट्री हमेशा यही रहने वाला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर। आई रिपीट, ऑफ कोर्स नॉट नेसेसरी, माय बैड। बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अगर तुम लोग शेयर्स खरीदोगे तो, क्योंकि अगर तुम लोग शेयर्स खरीदोगे तो अमाउंट इतना बड़ा रहेगा कि कमीशन छोटा अमाउंट रहता है, तो नेट ऑफ होके ना शेयर्स का पैसा भी ज्यादा रहने वाला है। पर अगर तुमने शेयर्स लिया ही नहीं तो आई विल पे यू कमीशन, तो अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। आया सबको समझ में? Is this clear? So these are the only three entries which are going to be passed. Rest of the sum is basically a working table. ऐसा एक टेबल बनाएंगे हम लोग, पर्टिकुलर्स ए बी सी डी टोटल, पर्टिकुलर्स ए बी सी टोटल, पर्टिकुलर्स ए बी टोटल, जितने भी अंडर राइटर्स होते हैं, और उसमें थोड़ा बहुत वर्किंग करेंगे। एग्जाम में आया तो ये सम को 10 मिनट के ऊपर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर सम 5 या 6 मार्क का आएगा बस। समझ में आया? तो फटाफट खत्म हो जाएगा। तो चैप्टर बहुत छोटा है, चैप्टर का सम ज्यादा है लेकिन कंसेप्ट वाइज बहुत छोटा है। हम्म। बस समझे उसका फटफट एकदम करने करेक्ट। करेक्ट। इज दिस अंडरस्टूड एवरीवन? मार्क डाने मार्क पिक दिस ना सांगतो, मार्क्ड एप्लीकेशंस मीन्स जब whenever the application is submitted to the company by shareholder, the underwriter is helping to submit that application. The underwriter will पुट अ मार्क ऑन दैट एप्लीकेशन, एक स्टैम्प मारेगा, पीछे लेटर हेड देगा, कवरिंग लेटर या जो भी है, जिससे कंपनी को मालूम पड़े, कंपनी, मैं कंपनी सपोज तू भी कंपनी, अपना कंपनी को मालूम पड़े कि ये एप्लीकेशन अच्छा, ये आर्यन से है, जिससे क्या होएगा, हम अपने कैलकुलेशन में कुछ तो एडजस्टमेंट करेंगे। तो मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है कंपनी नोज ये एप्लीकेशन इस अंडरराइटर से है, एंड अनमार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है कि रैंडम विदाउट एनी स्टैम्प साइन मार्किंग जो एप्लीकेशन है, जो थ्रू द अंडरराइटर नहीं है, उसको बोलते हैं अनमार्क्ड। अपन अभी लिखेंगे, इस बारे में सब लिखा हुआ है, डोंट वरी। सर, हाँ यस तनिष। ये शॉर्टफॉल जो अंडर राइटर्स लेके जाएंगे उसमें हाँ से उन्होंने जो मार्क भेजे होंगे वो कम हो जाएंगे ना, लेस हाँ, वो करेंगे कम उसमें से। होते हैं, वो कम होने के बाद ही शॉर्टफॉल आइडेंटिफाई होएगा। अबे क्या, सॉरी। कौशल सोड तिथे बघ एक्झाम टाइम तुला कौशल कवडे सिटीजन तुला माहित नसतं अब इसको खोलने में ना, तुम लोगों ने कभी लैपटॉप या कंप्यूटर पे खुद का फोन कनेक्ट किया है क्या? क्या तुम्हारा ये स्लो चलता है? लैपटॉप सोच हाँ मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है आज के जमाने में। मोबाइल पे स्लो चलता है ना? ठीक है, मेरे को लगा मेरे फोन का ही प्रॉब्लम है। ये देखो,
क्या स्मार्ट वर्ड कनेक्ट, बट व्हेन यू कनेक्ट एंड you're कॉपिंग फाइल्स, मेरा फंक्शनैलिटी अभी मैं तुमको वो दिखाता हूँ, मैं व्हाट्सएप में जाऊंगा। व्हाट्सएप भूल गया मैं, याद करो कहाँ रहेगा व्हाट्सएप। मैं उससे तो व्हाट्सएप वेब भी ओपन करूँ ना। अरे व्हाट्सएप वेब ओपन करके भी भेजना है ना भाई। एंड्रॉइड, हाँ इसमें मीडिया कॉम व्हाट्सएप। ये दिख रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ। Actually, what you Tanish Yashmit says is right. Tanish will help us now. Yes, everyone. So the first entry is for amount due on shares to be purchased by underwriters. अगर underwriter का liability आया तो underwriter को shares खरीदना पड़ेगा। तो entry will be underwriter's account debit to equity share capital to securities premium। मतलब debit the receiver, उसको shares free में मिल रहा है, पैसा बाद में देगा। and credit the giver, equity share capital giver होता है, ठीक है। For commission due to underwriters, when you're supposed to pay commission to underwriters, you will pass the entry underwriter commission account debit to underwriters, debit all expense and losses, credit the giver, उस commission बाद में देंगे। For final settlement of underwriter, यहाँ पे लिख के रखा है, in most cases amount due for underwriters towards shares will be greater than the amount payable towards commission, hence the net amount will be receivable, इसीलिए entry will be bank account debit to underwriters। Is this clear? सबको समझ में आया? Now let me run through the format for you guys। फर्स्ट वाला क्या? You are issuing shares, तो एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर कॅपिटल टू सिक्युरिटीज पेमेंट, बरोबर। पण इथे तो पैसे अजून नाही देणार आहे, तो डेबिट द रिसिव्हर अंडररायटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर कॅपिटल टू सिक्युरिटीज प्रीमियम, नंतर पैसे देईल तेव्हा बँक अकाउंट डेबिट टू अंडररायटर। सो एव्हरीवन डन रायटिंग दिस? नाही ना? आणि हे हा फॉर्मॅट फोटोमध्ये क्लिअर आहे का? ठीक है ना? सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड राइट? तो सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे उड़ी मारेंगे, उससे समझेंगे। नहीं, तुम लोग से रीड कराऊंगा।
टोटल 34 रुपये का रिस्पॉन्स है ऑफ दिया रिस्पॉन्स चलिएगा तेरा देखो बस मेरा लिंक तुझे शेयर करो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दे पैसा भी पैसा हाँ देता हूँ नंबर में मिला के लिए मिला हाँ चला यार तू भी साथ देगा तेरे फ्रेंड्स में शेयर कर दे मैंने लिंक शेयर किया उसमें पैसा भी आता है कंबल से सर चलो रिटर्न क्या? ये जिसका हो गया पढ़ो दे, रीड करो एक बार क्या लिखा है, सब एक्सप्लेन करके हो गया, सब डिस्कस करके हो गया। कौन है चलो क्वेश्चन नाउ नारियन रीड कर। Class-wise problems, huh? Lilly's Limited issues 1 lakh equity shares where the issue was underwritten by 3 underwriters as follows: A 40%, B 30%, C 30%. Applications for 60,000 shares were received in all, out of which applications for 20,000 shares had the stamp of A, those for 10,000 had shares that of B, and those for 20,000 shares that of C. The remaining applications for 10,000 shares did not bear any stamp. Determine the clarity of underwriters. Everyone read that question one more time.
सो क्वेश्चन नंबर वन। सो इन्होंने क्वेश्चन पढ़ा, कितना शेयर्स इशू किया है कंपनी ने? 1 लाख। हाउ मेनी अंडरराइटर्स? 3। व्हाट इज देयर आपातकाल लायबिलिटी रेशियो? दिस इज नोन एज ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। स्टेप नंबर 1 देखो स्क्रीन पे, यू हैव टू राइट डाउन ग्रॉस लायबिलिटी इक्वल टू 40%, 30%, 30%। तो कैलकुलेशन के हिसाब से 40,000, 30,000, 30,000। उसके बाद यू हैव टू सब्ट्रैक्ट मार्क्ड एप्लीकेशन, क्योंकि ये तुम्हारा ग्रॉस लायबिलिटी है। फर्स्ट लाइन मतलब ए बॉस लेगा 40,000 शेयर्स, ना शुड ही टेक अप 40,000 शेयर्स? नो, क्योंकि उसके नाम के 20,000 शेयर्स का मार्किंग आया है, बी के नाम का 10,000 शेयर्स का मार्किंग आया है, एंड सी के नाम का 20,000 शेयर्स का मार्किंग वाला शेयर्स आया है। यस और नो? तो उनका लायबिलिटी में से वो चीज माइनस हो जाएगा, लायबिलिटी कम हो जाएगा। समझा? तो स्टेप नंबर 1, तो ग्रॉस लायबिलिटी में से यू हैव टू सब्ट्रैक्ट मार्क एप्लीकेशन। सुना? उसके बाद अनमार्क्ड एप्लीकेशंस माइनस करने का। अनमार्क्ड एप्लीकेशन को कोई ब्रेकअप दिया है क्या तुम लोगों को? अनमार्क्ड एप्लीकेशंस का कोई ब्रेकअप दिया है क्या तुम लोगों को? कभी नहीं दिया रहेगा, क्योंकि अनमार्क्ड एप्लीकेशन टोटल इतना आया, दैट्स इट। सो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, उसका बेनिफिट या अंडरराइटर्स को देंगे। क्यों पता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ दीज अनमार्क्ड एप्लीकेशंस लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स इज गेटिंग reduced। नहीं समझा? कोई भी अप्लाई करेगा ना, तो अंडरराइटर का लायबिलिटी कम हो रहा है। अब चाहे वो उसका खुद का एफर्ट हो, चाहे उसके एफर्ट के बिना हो। सुना क्या? सो हेंस अनमार्क्ड एप्लीकेशंस भी माइनस होएगा। टोटल अनमार्क 10,000 था, और उसको माइनस कैसे करने का? ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में। एंड द ग्रॉस लायबिलिटी इज 4,000, 3,000, 3,000, 4:3:3, या 40%, 30%, 30%। सुना सब लोगों ने? फाइनली जो आंसर आएगा, दैट इज द लायबिलिटी नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द अंडरराइटर्स। ये जो टेबल हम बना रहे हैं, ये टेबल रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ शेयर्स एवरीवेयर। ए का नंबर ऑफ शेयर्स, बी का नंबर ऑफ शेयर्स, सी का नंबर ऑफ शेयर्स, एंड टोटल। समझ में आया? ये बेसिक प्रॉब्लम है, एग्जाम में नहीं आएगा। इज दिस क्लियर? बट ये तुम लोगों को चैप्टर समझाने के लिए फर्स्ट स्टेप था। आर वी क्लियर? चलो कॉपी फास्ट। 1 मिनट रुको, तुम लोगों ने स्टार्ट कर दिया सब लिखने के लिए? हाँ ठीक है, कंटिन्यूस करा। अनमार्क्ड च्या मुळे अंडररायटरची लायबिलिटी कमी होणार आहे का? कंपनीने शेअर्स इश्यू केलेत, जेवढे बी पण ऍप्लिकेशन मिळतील तेवढ्या अंडररायटर्सला घ्यायची गरज नाहीये। मार्क घेतले, तर मार्क माहितीये कोणाकडनं किती आले, तर ते त्याच्या लायबिलिटीवरनं मायनस करा। आता अनमार्क्ड रॅन्डम 10,000 ऍप्लिकेशन आले, ते 10,000 ऍप्लिकेशन कोणाच्या नावाखाली लिहायचे नाही माहित, पण त्या 10,000 ऍप्लिकेशन्समुळे ह्या लोकांची लायबिलिटी कमी होणार आहे एवढं नक्की, म्हणून त्याला डिस्ट्रीब्यूट करावेच लागते। मग व्हॉट इज द बेस्ट वे टू डिस्ट्रीब्यूट? सो आन्सर इज द ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। काय 1:1 टाकू का? 3,333, 3,333 डज नॉट मेक सेन्स का असं डिस्ट्रीब्यूट करताय? पण लॉजिकल डिस्ट्रीब्युशन विल बी, ज्यांनी जेवढं लायबिलिटी घेतलंय त्याला तेवढा शेअर मिळायला पाहिजे। तो म्हणून 4:3:3 मध्ये डिस्ट्रीब्यूट करून टाकले। तर 10,000ला वाटले 4,000, 3,000, 3,000, ज्यामुळे त्यांच्या रेस्पेक्टिव्ह लायबिलिटीज कमी झाल्या। अँड दॅट इज द पर्पस ऑफ अनलॉक्ड ऍप्लिकेशन। लक्षात?
वॉशरूम चलो डन. So this is how you have to solve sums. Now there's a concept we will discuss. अरे मैंने pause नहीं किया वीडियो. तनिष, are you done? यस. समझ में आया क्या चल रहा है? हाँ समझा. Okay. Now there's a concept इसमें ही. लेट मी चेक. नेक्स्ट सम में नहीं है तो नहीं बात करूंगा. आई थिंक नहीं है नेक्स्ट सम. नहीं है, अभी नहीं करना है.
ओके, गिव मी एक शीट देना. पापा बोले कि actually आने की अडीच दिवस इकडे साठी येतात म्हणजे 2.5 इसका वेस्टिंग पीरियड आहे. मला माहित नाही काय वाटायचं काय. अरे इम्पॉर्टंट सर्वर मार्क करून देतो चॅप्टर 48 पेजेस चॅप्टर आहे त्यातले 2 पेजेस वाचले परीक्षा गेले वाटतं म्हणून हे करत राहिले आम्हाला दोघं ए होमवर्क सेक्शन 4.4.19 19 number page 4.4 chapter 19 number page. मैं रीड करता हूँ, यू गाइस हैव टू लिसन. सुपर इंडिया सिंपल सा, मैं उसके बाद एक कंसेप्ट बताऊंगा. ओके, सुपर इंडिया लिमिटेड इशूड 75,000 इक्विटी शेयर्स. कितना? 75,000. ओके, the whole of the issue was underwritten as follows: 50% by A, 25% by B, 25% by C. Applications for 60,000 shares were received in all, out of which 15,000 applications bear a stamp of A, 7,500 of B, and 15,000 of C. Remaining applications for 22,500 did not bear any stamp. Determine liability of underwriters. सबसे पहले अपने को क्या सोचने का है पता है? A gross liability. Gross liability is given as A 50%, B 25%, C 25%. क्लियर है? सेकेंडली टोटल एप्लीकेशन, स्क्रीन पे देखो टोटल एप्लीकेशन कितना मिला? 60,000, राइट? ये 60,000 एप्लीकेशन इंक्लूड बोथ मार्क्ड एंड अनमार्क्ड. ठीक है, तो अभी चेक करने का कि हाउ मच इज मार्क्ड, हाउ मच इज अनमार्क्ड. ये बोलता है 15,000 ए का था, बराबर है, बी का था 7,500 एंड सी का था 15,000. कैन यू टोटल 15,000 प्लस 7,500 प्लस 15,000 कितना आता है? 37,500. टोटल कितना मिला? टोटल एप्लीकेशन कितना मिला बच्चे लोग? 60,000. उसमें से मार्क कितना है? 37. तो अनमार्क कितना है? ये लोग पहला सम में तुम लोग को एकदम ऐसा प्लेटर पर सब लाके दे रहे. अनमार्क भी 22,500. एग्जाम वाले क्वेश्चन में अनमार्क दिया ही नहीं रहेगा, तुम लोग को फाइंड आउट करने का कि देयरफॉर अनमार्क्ड इज 22,500. समझ में आया? सो दिस शुड बी योर वर्किंग नंबर 1 कि मार्क कितना, अनमार्क कितना. आया सबको समझ में? इज दिस क्लियर? सो ये तुम लोग पहले नंबर ऑफ शेयर्स को यहाँ यहाँ पे बना दोगे. आर वी क्लियर? देन यू विल स्टार्ट ग्रॉस लायबिलिटी. क्या नाम है? एबीसी ना? ए बी सी टोटल. चलो फटाफट हेल्प करो मेरे को, फिर तुम लोग भी सॉल्व करोगे. कितना आएगा ग्रॉस लायबिलिटी? 75,000 का आधा,
37,500, 75,000 उसका भी आधा, और 18,250, 750, सॉरी, 18,750, टोटल आएगा 75,000। ठीक है। अच्छा, कितना शॉर्टफॉल है पता है? सवाल समझा? कितना शॉर्टफॉल है? ओके, गेस करो। 15,000 कैसे आया गेस? 75 टोटल माइनस 60 रिसीव। पहला आंसर जो तुम लोग का लास्ट लाइन आंसर आता है ना, ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर, उसका टोटल हमेशा 15,000 आना चाहिए। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये तुम्हारा चेक पॉइंट है कि तुमने मैथमेटिकली सब बराबर किया है कि नहीं। whenever you solve the question and फाइनल आंसर का टोटल देखते हो ना, that should be equal to shortfall. Do you agree? Do you understand? अंडरस्टूड कि नहीं? तो यहाँ पे देखा प्लेस करूंगा मार्क्ड। मार्क्ड हम लोग को पता है 15,000। आई होप इसमें किसी का नेगेटिव आए, उसके लिए सम लिए। ठीक है, जो भी आंसर आएगा लेस अनमार्क्ड। ब्रैकेट में क्या रेशियो है? 50:25:. कैसे 11,250 बी 5। अरे यार कुछ भी नहीं आ रहा है, सिंपल सम है तो। तुम लोग को मेरे को एक चीज बताने का था, ये आंसर आ जाएगा लायबिलिटी का, ये सिंपल सम है। ठीक है। कभी कभी क्या आएगा, कभी कभी क्या आएगा, ए या फिर बी या फिर सी, किसी का तो एक आंसर नेगेटिव आएगा। हाँ, नेगेटिव। नाउ पॉजिटिव आंसर मतलब अंडरराइटर को शेयर्स परचेस करने का, दैट इज हिज लायबिलिटी। सुना? नेगेटिव आंसर मतलब उल्टा नहीं होएगा कि उसको शेयर्स मेरे को देने का है, नहीं, कुछ नहीं करने का। नेगेटिव लायबिलिटी हो गया ना, मतलब जीरो लायबिलिटी। तो उसके वजह से जितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया ना, उसका बेनिफिट बाकी लोगों को होएगा। समझा क्या? ए बी सी डी, चार लोग हैं, 25 25 25 25, ठीक है। 100 इज द नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो 25 25 सबका हो गया। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 25 25 25 25, ठीक है। ए के वजह से 10 आया, बी के वजह से 5 आया, सी के वजह से 15 आया, और डी के वजह से 20 आ गया। ठीक है। तो अब इनको मैं सॉल्व करता हूँ। 15 बचा ए का, 20 बचा बी का, 10 बचा सी का, 5 बचा डी का। नाउ केव अनमार्क्ड। अनमार्क्ड आया, मैंने इक्वली बांट दिया, 10 10 10 एंड 10। समझा? तो इसका लायबिलिटी नील हो गया, सी का। समझा? डी का लायबिलिटी, बी का लायबिलिटी 10। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गड़बड़ हो गया। नेगेटिव डिवाइड बाय 2 करने का है ना, तो शी, 5 नहीं होना चाहिए। चल, अरे इरेज क्यों नहीं हो रहा है? इसका पूरा 25 आ गया, यहाँ 0, और यहाँ पे -10 आ गया। समझा? एंड यहाँ पर 5 आ गया। सुना क्या? समझा सब लोगों को? अगर तुम लोग देखोगे ये मार्क्ड है ना, मार्क्ड। टोटल कितना है? 10 + 5 15, 15 + 15 30 + 25 45 आया मार्क्ड। सुना? अनमार्क्ड है 10 + 10 + 10 + 10 40। यस और नो? व्हाट इज द टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड? 85। व्हाट इज द टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड? 85। ये 55 है क्या? 10 + 5, हाँ सॉरी माय बैड भाई, मैं बोलूँ कुछ और, मेरे को शॉर्टफॉल 5 का ही आ रहा था। व्हाट इज द टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड? 55 + 40 95। समझा कि नहीं? हाउ मच इज द शॉर्टफॉल? 5। फाइनल आंसर 5 ही आना चाहिए, फाइनल आंसर 5 ही आना चाहिए ना। देखो यहाँ पे जो डी आया है ना, डी का ऐसा दिख रहा है कैलकुलेशन कि 10 शेयर नेगेटिव है। तो 10 शेयर नेगेटिव
इज नॉट अ वैलिड आंसर। या तो आंसर पॉजिटिव रहेगा या जीरो रहेगा। तो सर इसने 10 शेयर नेगेटिव, मतलब उसने इतना मेहनत किया कि उसके वजह से 10 और एप्लीकेशंस आ गया। समझा? अब इसका फायदा जो रिमेनिंग अंडरराइटर्स है उनको होएगा, उनका लायबिलिटी कम हो जाएगा। कुछ समझ में आया? तो ऐसे टाइम पे क्या करने का, एडजस्टमेंट में यहाँ पे +10 डालने का, तो ये आपस में कट हो जाएगा। यस। और यहां पर आएगा 5 - एंड यहाँ पे 5 - इज दिस क्लियर? जिस वजह से इसका लायबिलिटी नील, इसका तो ऑलरेडी नील हो गया है, ये दोनों भी नील, बचा क्या 10 - 5, बी का लायबिलिटी 5, इवेंचुअल जो शॉर्टफॉल है वो 5 का है, दैट विल बी टेकन अप बाय बी, ए सी डी विल बी नॉट टेकिंग अप एनी शेयर्स। समझ में आया सबको? ये नेगेटिव एडजस्टमेंट का सम आगे है, लेकिन उसमें एक और कंसेप्ट छुपा हुआ है, इसलिए हम वो कर नहीं पा रहे। पर ठीक है, ऐसा नेगेटिव एडजस्टमेंट होएगा। जस्ट FYI, सुना सब लोगों ने? आर वी क्लियर? पक्का सबको समझा? ओके, ये कॉपी करो। हेलो? हाँ, नहीं क्या हो गया? हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ? ½ hour होगा, बोल। हेलो? हेलो? आवाज? यस यस यस। अरे पर ब्रेक। नहीं, अरे लाइट गया था ये लोग का, वैसे भी आज बहुत फालतू गिरी हुआ है। हाँ हाँ। ठीक है, मतलब 12:30 आ, 12:30 आ जाओ। बाय। अभी इधर कितना नेगेटिव है, मेरे को फाइनल आंसर्स बोलो तो। 11 to 50. नहीं, स्टार्टिंग से ए का कितना? 11 to 50। नेक्स्ट 5625. 5625। नेक्स्ट नाउ -1875। ठीक है, टोटल वाला कॉलम लिख लेना तुम लोग। ठीक है, नाउ यू हैव टू राइट डाउन लेस सीज नेगेटिव, सी है ना उसका नाम, नेगेटिव लायबिलिटी एडजस्टेड। ठीक है, नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे 1875 पॉजिटिव आएगा। नाउ यू हैव टू डिवाइड दिस इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो इज 2:1। तो ए के खाते में कितना आएगा बता? 1875 इंटू 1/3, एंड यहाँ पे आएगा 1875 इंटू 2/3। ये समझा कि नहीं? देखो, टोटल लायबिलिटीज 2:1:1 बराबर है। सुनो सब लोग, 2:1:1 टोटल है। उसमें से ए को निकाल दिया, सो सी को निकाल दिया, तो बचे कितने? 2:1। ये 2:1 में डिवाइड हो गया। समझा? तो क्या आंसर आता है? आई होप परफेक्ट आंसर है। 75 है तो शायद परफेक्ट आ सकता है। आ रहा है। कितना आता है? ए का 1250, 1250। ओके, करेक्ट। और ये इधर आंसर नील आएगा, इधर और इधर नील आएगा, ये ध्यान रखो। एवरीवन पे अटेंशन। सीज नेगेटिव एडजस्टमेंट में जो टोटल कॉलम है उसमें नील आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है, बाकी दो नेगेटिव है। समझा? तो उसका टोटल नील आएगा। तो ये 625, तो ये 5000 रहेगा, एंड ये 10,000 रहेगा। एंड इफ यू चेक द ओवरऑल शॉर्टफॉल इज 15,000। इज इट? यस। क्योंकि तुम लोगों को 60,000 शेयर्स आया और 75,000 इशू किया था। 10 + 5, 15,000। अंडरस्टूड एवरीवन?
Done, everyone? Okay. Now a concept. अरे, now a concept. फर्म अंडरराइटिंग. ठीक है. तो तुम लोग ने जो सम्स लिखा है उसके बाद ये कंसेप्ट लिखोगे तुम लोग. फर्म अंडरराइटिंग. आर यू क्लियर? व्हाट डू मीन द फर्म अंडरराइटिंग? ठीक है. फर्म, द इंग्लिश वर्ड, द मीनिंग सजेस्ट दैट इट इज डेफिनेट. ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ फर्मनेस अपन बोलते हैं ना. तो इधर एक इसका कंसेप्ट है कि इसको अपन बोलते हैं ना, फर्मली पकड़ इसको. मतलब इसको assured वे में टाइटली पकड़. सो व्हेन दे से फर्म अंडरराइटिंग, दे आर गिविंग अ डेफिनेट कमिटमेंट. ठीक है. और डेफिनेट कमिटमेंट कि बॉस कल कुछ भी हो जाए, शॉर्टफॉल नहीं भी आए ना, तो भी मेरे को शेयर्स मैं ले लूंगा तुमसे. ठीक है. आई रिपीट. कल अगर यू आर वी आर अंडरसाइटर्स, हम लोग जाकर कंपनी को बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए सर, शॉर्टफॉल नहीं भी हो ना, तो भी हम इतना शेयर्स का गारंटी देते हैं, ये तो हम लेंगे ही लेंगे, चाहे शॉर्टफॉल हो या ना हो. सुना सब लोगों ने ना? इसके पीछे क्या पर्पज हो सकता है? ये कि उनको खुद को शेयर होल्डर बनने में इंटरेस्ट है. पहले वो बोलते हैं कि एक काम करते हैं, अपन अंडरराइटर बन जाते हैं, शॉर्टफॉल होएगा, शेयर्स मिल जाएंगे. बाद में मालूम पड़ता है अरे यार ये थोड़ा पॉपुलर होता जा रहा है आईपीओ. ठीक है. ये आईपीओ में शॉर्टफॉल होने का चांसेस नहीं है, तो मुझे तो शेयर्स मिलेंगे ही नहीं. तो मैं जाके कंपनी से बोलता हूँ सर मेरे को है ना 5,000 शेयर्स चाहिए. मैं गारंटी देता हूँ मेरे को इतना पैसा मैं आपको दे दूंगा, मेरे को आप अश्योरिटी दो कि मेरे को 5,000 शेयर्स मिल जाएंगे. समझ में आया? ऐसे टाइप का जब एक विलिंगनेस दिखाता है अंडरराइटर कि मेरे को खरीदना है, एंड मैं डेफिनेट कमिटमेंट देता हूँ कि इतना तो मैं लूंगा ही, इररेस्पेक्टिव ऑफ शॉर्टफॉल होए कि ना होए. सच काइंड ऑफ अंडरराइटिंग इज नोन एज फर्म अंडरराइटिंग. सुना सब लोगों ने? Is this understood? Why would the underwriter do this? Because he wants the shares himself. He or she or the company wants the shares himself, herself or themselves. समझ में आया? सो इन दिस रिगार्ड कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या दो चीज हो सकते हैं. या तो कंपनी बोल सकता है चल सेटिंग हो जाएगा, दे दूंगा तेरे को. समझा? उसको बोलते हैं बेनिफिट गिवन. उसको पुराने भाषा में बोलते हैं बेनिफिट गिवन. पर अपने भाषा में बोलते हैं ट्रीटन ट्रीटेड एज मार्क एप्लीकेशन. समझा? एंड दूसरा हो सकता है कंपनी बोले कि नहीं भाई, सेबी का बहुत रूल्स है, जितना एप्लीकेशन आया सबको कंसिडर करना पड़ेगा, अपने को ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट है. ठीक है. तू अलग से अप्लाई कर दे, तेरे को मिला तो मिला, तेरा नसीब. सुन रहे हो? इस रिप्लाई को बोलते हैं बेनिफिट नॉट गिवन, या हम लोग उसको बोलते हैं ट्रीट इज इट एज अनमार्क्ड. समझा? इसका मतलब क्या सुनो. हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा ग्रॉस लायबिलिटी ये है, एबीसी का इतना है, एंड उसके नीचे बोला रहेगा एबीसी ने फर्म अंडरराइटिंग किया है, फर्मली बोला है मैं इतना शेयर तो लूंगा ही. दिस फर्म अंडरराइटिंग represents definite commitment by the underwriter कि बॉस इतना शेयर्स में लूंगा irrespective of whatever happens. Now it is up to the company how to solve it. दो मेथड है. एक मेथड में कंपनी बोलता है अच्छा तेरे को चाहिए क्या, चल हो जाएगा.
तू सिर्फ अपना मार्किंग वाला एक भेज दे, इतना इतना फर्म अंडर राइटिंग। सो आई विल ट्रीट योर एप्लीकेशंस और योर फर्म अंडर राइटिंग एज मार्क्ड एप्लीकेशंस। तो मैं कैलकुलेशन में उसको मार्क की तरह माइनस करूंगा, समझा? जितना जिसका आया उतना माइनस। मार्क्ड में अपना रूल क्या है, जिसका जो नाम पे जितना शेयर्स एप्लीकेशंस आया वो उतना उतना नाम पे माइनस होता है, उतने नाम पे। यस और नो? अनमार्क का क्या रूल है? अनमार्क का टोटल लेने का रहता है और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना आता है। तो अगर मैं फॉर्म एंड रेटिंग को बोलता हूं कि अनमार्क ट्रीट करो, तो एबीसी अपना अपना फॉर्म एंड रेटिंग बताएगा, तेरा कितना, तेरा कितना, तेरा कितना। और बाद में मैं बोलूंगा देख भाई, आई कैन नॉट गिव यू बेनिफिट, इट इज डिफिकल्ट, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। ऐसा बोल के उनको पहले एक मैसेज दे देगा, हाँ भाई मिला, मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं। ठीक है? तो जब मैं उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा फर्म एंड रेटिंग को, तो उसको अनमार्क्ड की तरह ट्रीट करूंगा। तो मतलब ए का, बी का, सी का टोटल लूंगा, आई रिपीट ए बी सी का टोटल लूंगा, और फिर उसको ग्रॉस डेबिट रेशियो में माइनस करूंगा। आर वी क्लियर? ना फॉर नाउ यू गाइस विल बी कंफ्यूज, ये क्या बोल रहे हैं, किसका टोटल लेने का क्या है, एक सम हो जाने तो समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। बट फॉर यू इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट फॉर्म अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है। इज दिस क्लियर? समझा? सो जहां पर भी सम खत्म किया उधर नीचे एक दो लाइन छोड़ के हेडिंग डालो फॉर्म अंडर राइटिंग। ओके, देखो, देख के देखो, चलो। फॉर्म अंडर राइटिंग, तनिष समझा गया? हाँ। रेफर्स, आर ई एफ ई आर, refers to commitment by the underwriter to purchase specified number of shares. तुला एवढा जवळ पण नाही दिसत आहे असं, तू खरंच डॉक्टरकडे जा, आय एम नॉट जोकिंग। चष्मा असेल तर लवकर लागू दे, अजून डॅमेज नाही होणार। आपल्या क्लासमध्ये खूपच जातील. कारण तो लवकर लावला ना आणि त्याच्या डोळ्याच्या एक्सरसाइज केल्या ना तर नंबर कमी पण होतो। आता यूज करत राहिलीस आणि डोळ्याच्या एक्सरसाइज, ते तो डोळ्यांचा डॉक्टर सांगेल, ऑप्टिशियन नाही सांगणार, डोळ्यांचे डॉक्टर असतात ना ते सांगतात। आणि ते फ्रूट आणि सम वेजिटेबल्स दैट यू हैव टू इनकॉर्पोरेट, जो तुम लोग खाते नहीं हो, तो वो एक दो साल में धीरे धीरे नंबर रिड्यूस होता है, जीरो नहीं होएगा बट इट विल रिड्यूस। बट इफ यू डोंट यूज इट नाउ अँड कीप लुक, और स्क्रीन टाइम जरा लक्ष दे, अंधारात फोन नको बघू, जर बघसेस तर लाईट मध्ये बघ। मेरे दो फ्रेंड्स है, एक देयर इज अ डिवाइस विच यूज टू कम, अभी आता है कि नहीं मालूम नहीं, प्ले स्टेशन पोर्टेबल, पीएसपी बोलते हैं उसको। ऐसा इतना बड़ा डिवाइस आता है, बेसिकली वीडियो गेम। ओके, प्रॉपर वीडियो गेम, जो टीवी पे और ये इससे कंसोल है वो रात भर खेलता था। अबाउट 3 to 4 months ही यूज टू प्ले अंधेरा, एंड ही यूज टू प्ले दिस वे, लाइंग डाउन, 3 3 4 4 घंटे रात को, फिर साइड में रख के सो जाता था। राइट? उसको चश्मा आ गया उसकी वजह से। सो स्क्रीन टाइम के वजह से आंख डैमेज होता है। अभी कितना भी प्रोटेक्टर, इट इज नॉट अबाउट द रेज कमिंग आउट, इट इज अबाउट लाइट डिफरेंस। आंख पे लाइट पड़ रहा है, बाहर अंधेरा है, उस वजह से पीछे एडजस्टमेंट होता है, वो वजह से आंख खराब होता है। सो प्लीज डोंट यूज योर फोन्स एट नाइट इन, यू नो, इन द डार्क फॉर लॉन्ग टाइम। और कोई सीरीज वीरीज देख रहे हो, मेक श्योर थोड़ा तो डिम लाइट बाहर हो, और नहीं है तो ऐसे एनवायरमेंट में जाके बैठो, नहीं तो डैमेज होता है। ओके, एनीवे, firm underwriting refers to a definite commitment by the underwriters to purchase a specified number of shares
purchase specified number of shares. बस this this is over and above their net liability they intend to purchase shares. Even if there is no किसका फॉर्म मिल जाएगा थोड़ी ना अपने कॉलेज में उन लोग ने भरा है कि मेरा फॉर्म तो मैं क्यों भरूं हाँ मैं भरेगा तो पहले मेरा फॉर्म भर के कॉलेज वाले का ऐसा नाटक क्या अलग होता है बस पाणी पी कॉलेजमधून आलीस कॉलेज हो हो हे संपल्यावर त्या साईडचा टेबल लिहायचं बेनिफिट गिवन मार्क्ड ऍप्लिकेशन्स नहीं हाँ मतलब लिखना अभी बता रहा हूँ लेक्चर खत्म नहीं हुआ है लेक्चर हो गया सर मजा सर और लिखने दे रहे हो या राइट वाला टेबल में वो चार्ट लिखूं नहीं लेफ्ट वाला खत्म अभी राइट वाला टेबल हाँ काय ओ एक सेकंड हे आहे ना हे पूर्ण थोडं असं इथे जाईल बस समजा बेनिफिट घेऊन त्याचं वेगळं नाव आहे ट्रीट ॲज मार्क्ड ऍप्लिकेशन्स ट्रीट ॲज अनमार्क्ड ऍप्लिकेशन्स ये लिख के खत्म करो तो पहले बाद में मारा मारी करो ये लोकांना बघ वो कौन बनाएगा आप लोग ओरिजिनल मार्क लो अभ्यास हो बस निघाल्याची हा गलीचला काका वाटतं भाई हा म्हणजे तुला किती खालच्या पातळीचं समजले होते
त्याला ते सासू आहे. कोण रे? कोण आणि माझं दुनियाला ChatGPT छोड़ ना चेकबॉक्स पण बहुत सारे क्वेश्चन का एकच क्वेश्चन होता तो सगळे नव्हते एकच क्वेश्चनचा आन्सर तसा होता. नहीं अरे बट सब कुछ सेलेक्ट कर सकता है चेकबॉक्स में सब कुछ सेलेक्ट कर सकता है. Now listen. What else do we have to write? Is this? Oh, sorry. सोमने गेले खाली. अरे तू कॅल्शियम दिला. Done everyone? Format. लेकिन आज काय छोड़ेगा क्या? मैंने कल एक मिनट एक्स्ट्रा फॉर्म वही कर दो. क्योंकि हमने नहीं भी करती है कौन सा डाउनलोड किया फॉर्म्स. नहीं देखा था चलो बाद में बनाते हैं अपन. Oh. मैंने जो रिस्पॉन्स है ना हाँ? तेरे जो रिस्पॉन्स है ना उसमें से दो क्वेश्चन मैंने भी किया था ये फॉर्मेट लिखो सब लोग. फिर नॉन को किया था दो मेरे दोस्त ने उसने किया एक गिरीश और एक गणेश करके जो उसको भी कैसे बनाते हो? क्या एक नया बना था वो गलत हो गया. आप कौन से चेकबॉक्स के चेकबॉक्स ये गमी के लिए बनाना है. ये वीडियो के टाइम में बड़ा तू बिजी है तेरे तेरा नहीं. एक पेज. नहीं पूर्ण. बहुतेक पुरेल. बहुतेक पुरेल. त्याच्यात पुरेल. If you look closely, I have written less firm, marked or unmarked. That will depend upon हम मेथड कौन सा कर रहे हैं. क्वेश्चन हमको मेथड नहीं बताएगा. मॉड्यूल में मैंने लास्ट बैच को बताया था कि इवन द मॉड्यूल सेज कि मेथड नहीं दिया जाएगा तो यू हैव टू राइट अ नोट, फुट नोट. मैं बोलता हूँ फुट नोट मत लिखो, हेड नोट लिखो. मतलब एंड ऑफ द सम मत बताओ, स्टार्ट में ही बता दो हम उसको क्या कंसिडर कर रहे हैं. हम उसको मार्क कंसिडर कर रहे हैं कि अनमार्क. किसको? फर्म को. उसके बाद सम चालू करो. फर्म को जैसा कंसिडर कर रहे हो, इफ यू आर ट्रीटिंग इट एज मार्क्ड, subtract it as actuals. If you are treating it as unmarked, subtract it gross liability. Okay.
वो होने के बाद सब एडजस्टमेंट नेगेटिव करो और लास्ट में ऐड करने का फर्म को, समझा? फर्म को ऐड करने का, लेकिन हेलो, फर्म को ऐड करने का एक ही मेथड है, एक्चुअल शेयर्स। फर्म को सिर्फ लेस करने का दो मेथड्स है। तो तुमने उसको मार्क की तरह ट्रीट किया हो चाहे अनमार्क की तरह ट्रीट किया हो, ऐड करते समय जो भी एक्चुअल्स है वैसे ही ऐड होएगा। आर वी क्लियर? समझा? जब तक इसका सम नहीं देखोगे तब तक समझेगा नहीं। तो ये एक बार देखो, फिर एक सम करेंगे, फिर लेक्चर एंड होगा। तो तुम लोग सोचो 12 बज गया, हो गया, चलो टाइम ब्रेक टाइम। नहीं, वेट, पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ। और मेरे को ऑफिशियली परमिशन भी मिल गया था थोड़े टाइम पहले। कितने में करेंगे? चलो क्वेश्चन नंबर 5, पेज 4.4.6। सबका लिख के हो गया ये? जाना है यार। चलो, आई विल रीड। EMS Limited issued 40,000 shares which were underwritten. P as page 6, 4.4.6. Question number 5. ठीक है। EMS Limited issued 40,000 shares which were underwritten. P for 24,000, Q 10,000, R 6,000. ठीक है। Underwriters made applications for firm underwriting. सुना? Underwriters made application for firm underwriting as 3,200 shares, 1,200 shares, and 4,000 shares. Total subscriptions excluding firm underwriting, including marked applications, were 20,000. Marked applications were 4,000, 8,000, and 2,000. Prepare a statement showing the net liability of underwriters. Okay? एक बार रीड करो, फिर मैं बात करता हूँ। ये बात मत करो, रे क्वेश्चन पढ़ो।
चलो पढ़ा। अभी सुनो। टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड में तुम लोग को देके रखा है मार्क कितना है। तुम लोग को पूरे क्वेश्चन में ना अनमार्क दिया ही नहीं है। ओके सो यू हैव टू फाइंड आउट। बताओ टोटल एप्लीकेशन रिसीव 20,000, मार्क कितना था बोलो। पी क्यू और आर कितना है, पी का, क्यू का, आर का। 4,000, 8,000, 2,000। बाकी लोग 4,000, 8,000 एंड मतलब टोटल कितना हो गया 14,000। अगर 20,000 में से 14,000 मार्क्ड है तो अनमार्क्ड कितना, बैलेंसिंग फिगर 6,000। समझ में आया? इज दिस क्लियर? दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। नाउ व्हाट वी विल डू इज विल प्रिपेयर अ टेबल। छोटा बना रहा हूँ असावरी प्लीज। यार कौन कह रहे हैं, पी है, क्यू है और आर है ना। टोटल पीस तुम लोग बना लो। आई कैन नॉट राइट, यू कैन प्रिपेयर इट। सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस लायबिलिटी। व्हाट इज अ ग्रॉस लायबिलिटी? अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। इसमें फॉर्म अंडरराइटिंग दिया है ना। डिड दे मेंशन क्या टाइप का करना है? तो हम लोग मेथड लिखेंगे, नोट नहीं, मेथड वन। अभी दोनों मेथड लिखेंगे ऑब्वियसली। व्हेन फॉर्म अंडरराइटिंग व्हेन फॉर्म अंडरराइटिंग इज ट्रीटेड एज मार्क्ड, ये हमारा पहला मेथड है। बताओ ग्रॉस लायबिलिटी क्या क्या है। 24, 10, 6। 24,000, 10,000, 6,000, ये 10 लिखता हूँ। टोटल कितना है 40,000। ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट मार्क्ड। मार्क यहाँ पे है 4,000, 8,000, 2,000। टोटल कितना है 4 + 8 14,000। ठीक है यार, उधर क्लिक हो रहा है। लेस अनमार्क्ड, अनमार्क्ड इज 6,000। क्रॉस लायबिलिटी रेशियो देखेंगे तो क्या आया था, 24:10:6। यस और नो? यू कैन रिड्यूस इट फर्दर एज वेल, पर लेट अस कीप इट सिंपल। 24:10:6 इसका आंसर आएगा 6,000 इंटू 24 डिवाइड बाय 40। इसका आंसर आएगा 6,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 40। इसका आंसर आएगा 6,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 40। बोलो पहले का आंसर कितना है? 3,600। दूसरे का? 1,500। नेक्स्ट थर्ड वाले का? समझा? और इसका आंसर आएगा 6K। तो यहाँ पे टोटल बैलेंसिंग फिगर आएगा जो भी आएगा। अब इसमें से लेस करने का फर्म। समझा? एट एक्चुअल्स। एक्चुअल्स इज फर्म। फर्म अंडर रिटर्न का एक्चुअल देके रखा है क्या? यस 3,200, 1,200, 4,000। तो PQR को साइड में लिखता हूँ। ठीक है। अब जो आंसर आएगा उसमें देखो कुछ नेगेटिव वगैरह है क्या। अगर नेगेटिव है तो एडजस्ट करो और बाद में फाइनल आंसर के पहले फॉर्म एंड राइटिंग ऐड करो। ज्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ ये फॉर्म एंड राइटिंग का तीन ही आइटम माइनस होएगा, मार्क्ड, अनमार्क्ड, फॉर्म, और लास्ट में वही फॉर्म ऐड हो जाएगा। आर वी क्लियर? इज दिस क्लियर? श्योर? चलो कॉपी करो ये। दिस इज मेथड नंबर 1। ये लास्ट सम है, हाँ, पर टाइम लगेगा सॉल्व होने में।
मला काढायचं माझं मध्ये स्टेटमेंट आहे तुझा मी जॉब डोळे काढून माझ्या आयुष आता आईला पण होतो मला मध्ये साईडला घेतली तुम्ही सगळं खायचं बाहेर खायला डायरेक्ट केसाची भांड्याबद्दल तू बोलूच एकदम आम्ही भांडत नव्हतो हे सगळं भांडलोय मी पण बोलणार तू बोलायचं नाही तो क्या कुछ नेगेटिव आ रहा है बताओ क्या किधर राष्ट्र येते निगेटिव्ह दोन्ही येतं वाव 500 दिखती है कितना है 13 200 700 900 टोटल कॉलम प्लीज तुम लोग लिखो हाँ बोलना मत लेस नेगेटिव एडजस्टमेंट इतना ही लिख लो बस खाली
तो ये 700 900 पॉजिटिव हो जाएगा, और 700 प्लस 900 1600 यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। फाइनल लायबिलिटी यहाँ पे नील नील, एंड 12 600 11 600 चेक करो। ओके, 1200 माइनस 600, 12 600, 11,600 1300, 13,200 है ना। 3200 में से 600 गया तो 2600 बचता है, और 1000 तो 1600, 11,600 प्लस फर्म। पहले माइनस किया था, अब ऐड करेंगे। सर ऐड क्यों करेंगे एक बार बताओ। बताता हूँ, मेरे को ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था इसलिए मैं रुका था। सम्मान शुड आस्क, और उसके बाद मैं बताता हूँ। देखो, फर्म अंडरराइटिंग मतलब वो लोग का लायबिलिटी फिक्स हो गया, तो वो लोग को लेना ही लेना है विदाउट एनी डाउट। ठीक है, अगर वो उनको लेना है तो उनके लायबिलिटी से कम क्यों करते हैं? बिकॉज हमको नेगेटिव एडजस्टमेंट का जो प्रोसेस है ना वो करना है। दैट प्रोसेस शुड नॉट इंक्लूड फर्म। फर्म वाला साइड में हटाओ, जो जो लायबिलिटी उसमें से फर्म वाला साइड में हटाओ, फिर देखो नेट लायबिलिटी क्या आ रहा है, नेगेटिव एडजस्टमेंट करो और लास्ट में फर्म ऐड करो। ये थॉट प्रोसेस है। विच मीन्स अगर तनिष ने बोला मैं 2000 शेयर्स पक्का लूंगा, तो पहले तनिष का वो कैलकुलेशन करो 2000 के अलावा क्या है, वो पूरा कैलकुलेशन करो, प्लस माइनस करो, पहले वो लायबिलिटी लेके आओ। या तो वो लायबिलिटी कुछ आएगा, या तो नील आएगा। तो अगर कुछ आया उसमें 2000 ऐड कर दो, और अगर नील आया तो उसमें जीरो में 2000 ऐड कर दो, एंड देन यू विल गेट द फाइनल लायबिलिटी। थोड़ा समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? रिकॉर्ड हुआ ये? रिकॉर्ड हुआ। Now both the methods will have different answers. Make no mistake. सेम आंसर आएगा के साथ नहीं आएगा, अलग अलग आंसर आएगा। ठीक है, तो सेकंड वाला मेथड अपन नेक्स्ट टाइम देखते हैं। कुठे आले? हाँ, आर वी क्लियर एवरीवन? एक का भी सब लिख के हुआ? हाँ, तो इसके बुक का फोटो ले, इसका हैंडराइटिंग बहुत ही घटिया है। नहीं, इससे पूरा नहीं हो सकता। हे कळतं ते सांगतो त्यास म्हणजे. जे नाही कळत- तुझ्या बुकचा घ्यायला नाही सांगितलं. हा मग सांगतो काय काय ए सुन चलो गाइस, नेक्स्ट टाइम ये रिवाइज करके आओ। तनिष तू भी रिवाइज कर ले। नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज आस्क मी डाउट्स, ओके, इफ हाँ एनी। चलो, बाय, टेक बाय केयर, बाय। गुड डे। आता तुमचं लेक्चर नाही तिथं ते लोक अजून नाही आले.